वो देखें हमने बनाए थे प्रोटोकॉल्स कहाँ से, ये देखें इंटरसाइट ट्रांसपोर्ट नहीं लिंक बनाया। अब देखो लिंक नहीं बनाने दे रहा क्योंकि इस वक्त एक ही साइट है, तो एक साइट और बनाए न्यू साइट है, ये मैं नाम इसका रख देता हूँ LHR-ISP। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाए ना तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में आखिरी बात आपको मैंने बताई थी ब्रिज हेड, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास सपोर्ट टूल्स इंस्टॉल नहीं थे इसलिए रैप एडमिन कमांड मेरे पास नहीं चल रही थी, आज भी नहीं चल रही। उम्मीद है कि आज सपोर्ट टूल्स आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, कल से क्लास का टाइम क्या है? 6 बजे। 6 बजे तशरीफ़ ले आइएगा। 6 बजे हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, बीच में मैं गैप दे दूँगा 5 मिनट का ना 10 मिनट का, उसमें फिर आप नमाज़ पढ़ाइए। 6 बजे मतलब पूरे 6 बजे? पूरे 6 बजे, और 6 बजे भी पूरे 6 बजे, और उसके बाद नमाज के बाद का जो मैं टाइम अनाउंस करूँगा वो तो पक्का वही टाइम है, उसमें मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आ जाएँ। अगर आपने दुआएँ शुआएँ और तस्बीह और तहलील करते हैं तो मैं फिर तो ना पढ़े, वहीं दुआ मांगने बगैर पढ़े आ जाए शायद। तो बाद लोग पौने घंटे की दुआ मांगते हैं जी, पौने घंटे की दुआ मांगते हैं। अच्छी बात। देखिए रिलीजियसली फैनेटिक नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन जगह देखनी चाहिए ना। आपकी रिलीजियस बिलीव्स, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपके साथ हैं, मेरी प्रैक्टिस मेरे साथ है, मेरी प्रैक्टिस का आपके साथ ताल्लुक नहीं, आपकी प्रैक्टिस का मेरे साथ ताल्लुक। लेकिन इस वक्त क्लास है, नमाज पढ़ के फटाफट आ जाए, मैनेज कर, ठीक है। नहीं ज़रूरी सुन्नत भी है। चला गया मेरा वो असिस्टेंट ने वो कहता सर राम करो 56 करोड़ रुपये मांग रहा है, 56,000 रुपया। बैकअप फाइल को रिमूव करता कौन सी है? आप कह रहे हैं ना इतने लोग कल से मौसम। अच्छा ये ट्रेड की बात कर रहे हैं आप? कोई ट्रेड शीट की बात कर रहे हैं? तो साल हो गया सर अभी यही है, कुछ चेंज हुआ। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गया है। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, रैप एडमिन स्लैश जी। क्या हो गया? वो क्या बोल रहे हो? एक बंदे ने कहा रहने दें। पता नहीं तुमने कहा, मेरे ख्याल बाहर निकालने से अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है जी, कोई ब्रिज हेड नहीं है क्योंकि है ये दोनों डीसी एक साइड, तो हम इनमें जुदाई डाल देते हैं, इनको अलग-अलग साइड में करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो PC3 है इसको मैं यहाँ से मूव करवा रहा हूँ कहाँ पे, इस्लामाबाद। ठीक है, एक लाहौर में होगा, एक इस्लामाबाद में होगा, थोड़ी देर इंतजार भी कर लें। अच्छा, ब्रिज हेड का सिलेक्शन कौन करता है? एक्टिव डायरेक्टरी खुद करती है ब्रिज हेड का सिलेक्शन। कि किसे देखो ना, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने लिखवाई थी ब्रिज हेड की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कि जितने भी DCs होंगे उनमें से कोई एक ब्रिज हेड होगा।
ठीक है, आपने मुझसे वॉचर्स का कहा था, हाँ तो वॉचर्स आप ले लीजिएगा उससे मुदस्सिर से, ठीक है, मौज़म से, सॉरी लेक्चर के बाद ना, और मौज़म से कहना वो कॉपीज़ जो करवाए मुझे दे दें, फोटो कापीज़ मौज़म से ले लीजिएगा। जिन जिन लोगों को चाहिए वॉचर्स मौज़म को, अगर उसके पास ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा उसे, कल वो दे देगा, क्योंकि मैंने मंगवा लिया, लेकिन अब मैं ईमेल नहीं करूँगा, मैं प्रिंट करके जो है वो आपको दूँगा। आपने उस प्रिंट आउट पे अपना नाम लिखना है, अपनी MCP ID लिखनी है, और उसके बाद फ़ोटो कापियर से वो लिखे हुए मैं कॉपी करवा के एक मौसम को देंगे, ताकि मुझे पता हो कौन सा वॉचर किसके पास है। तो अभी मैंने 8 वॉचर्स थे जिनकी कॉपी उसे दे दी, बाकी जो और हैं वो भी मैं दे दूँगा। जिसको जब वॉचर चाहिए उस्मान से या मौसम से रब्ता करें, ठीक है। लेकिन तरीका यही होगा, प्रिंटेड फॉर्म में वॉचर देंगे, उस अपना नाम लिखें, अपने MCP ID लिखें, अपनी क्लास लिखें, और कॉपी करवा के वो लिखे हुए में ना एक कॉपी दे जाएँ, ताकि हमें पता हो कि कौन सा वॉचर किसे दिए। ओके जी, तो ब्रिजहेड मैंने आपको बताया था कि जो रिमोट साइट से चेंजेस रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद फिर लोकल डोमेन कंट्रोलर्स को दे देता है। तो अब क्योंकि मेरे पास दोनों, अब जाहिर है अगर आपके पास 3-4 डोमेन कंट्रोलर्स एक साइट में हैं तो सारे ब्रिजहेड नहीं होंगे ना, ब्रिजहेड तो उनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो वो जो एक होगा, जो ब्रिजहेड होगा, उसे कौन ब्रिजहेड बनाएगा? एक्टिव डायरेक्टरी खुद बनाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी का काम है ब्रिजहेड बनाना, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो आप भी किसी को ब्रिजहेड खुद से बना सकते हैं, यानी आप कन्फिगर कर सकते हैं कि ब्रिजहेड का सिलेक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, मैं बाय फोर्स बता रहा हूँ ये ब्रिजहेड है। समझ में आ रही बात? तो आप इसे कहते हैं प्रेफर्ड ब्रिजहेड। तरीका क्या है? सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, पढ़ें क्या लिखा है। दिस सर्वर इज ए प्रेफर्ड ब्रिजहेड सर्वर फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है? याद रखना है मैं कहाँ से गया हूँ। मैं सर्वर्स कंटेनर में गया हूँ, और उसके बाद मैंने सर्वर की प्रॉपर्टीज़ को पानी तो रखा हूँ, सर्वर की प्रॉपर्टीज़ ओपन की, और यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है दिस सर्वर इज़ अ प्रेफर्ड ब्रिजहेड सर्वर फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। तो जो भी ट्रांसपोर्ट है वो ऐड करवा रहा है, IP SMTP। अब इनके लिए ये ब्रिजहेड, अगर आपने किसी को ब्रिजहेड बना दिया तो फिर वही ब्रिजहेड होगा, ADS खुद नहीं बनाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, अगर तो एक्टिव डायरेक्टरी खुद से किसी को ब्रिजहेड बनाती है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर वो डाउन होता है तो ADS खुद से किसी और को ब्रिजहेड बना देगी, यानी फिर ADS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी सर। लेकिन अगर आप किसी को ब्रिजहेड बनाते हैं और वो डाउन हो जाता है तो फिर ADS नहीं बनाएगी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ही आके किसी और को ब्रिजहेड बनाना है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन ये है कि ब्रिजहेड का एलोकेशन जो है वो लीव इट टू ADS, खुद ना बनाए। उसकी वजह यह है कि अगर डाउन होता है तो ADS खुद बना देगी, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर ये आपको पता होना, अगर मल्टीपल DCs है तो ऑटोमेटिक अगर हमने किया हुआ है ब्रिजहेड, तो क्या किस बेस पे वो सिलेक्ट करता है इसको? रैंडमली, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है, रैंडमली। इसीलिए तो आपने कंट्रोल दे दिया कि ज़ाहिर रैंडमली हो रहा है, तो हो सकता है कि एक DC मेरा ऐसा हो जो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर हार्डवेयर उसका, तो वो अगर ब्रिजहेड हो तो ज़्यादा स्पीडी प्रोसेसिंग करेगा, इसलिए आपको दिया कंट्रोल। प्रोटोकॉल सर दोनों ऐड करवा दें, SMTP और IP? इट्स अप टू यू। अगर आप IP यूज़ करें तो IP ऐड करवा दें, अगर SMTP यूज़ करें SMTP ऐड करवा दें, दोनों यूज़ करें दोनों ऐड करवा दें, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने कमांड दी, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, अब दिखा रहा है ब्रिजहेड, ये बता रहा है PC3 ब्रिजहेड है इस्लामाबाद का, और PC1 ब्रिजहेड है लाहौर का। ब्रिजहेड्स फॉर साइट लाहौर PC1, ब्रिजहेड्स फॉर साइट इस्लामाबाद PC3। पहले क्या रिजल्ट आया था? ब्रिजहेड्स फॉर साइट लाहौर एक ही साइट थी और कोई ब्रिजहेड नहीं था। और यार ठीक है ना, मरी हुई क्लास हुई है। आप लोगों में जज्बा नहीं है पढ़ने का। सो लोकली खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप? जी, लोकली खुद ही रेप्लिकेशन करवाएंगे आप ये जो बन गए हैं ब्रिजहेड? लोकली का वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे जो आपने इस क्वेश्चन में यूज़ किया। आपने ये भी बताया था ना कि ब्रिजहेड यही करेगा कि अपने जो लोकल डोमेन्स हैं उनको खुद ही मेरे केस में रेप्लिकेट तो कोई करेगा। लोकल डोमेन्स नहीं, लोकल DCs जो है लोकल DC है ही नहीं, 2 ही DCs, ठीक है। लेकिन अदर ये याद रखें, ब्रिजहेड कोई चॉइस नहीं है। ऐसा हो सकता है ब्रिजहेड ना हो, जी सर। आप बनाएं या ADS बनाएं, होगा ज़रूर, ठीक है ना। और अगर ब्रिजहेड नहीं है तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो जाए। अगर ब्रिजहेड है तो ब्रिजहेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंजेस को रिमोट साइट से रिसीव करके लोकल DCs को डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये मैंने डेफिनेशन कर लिख पा दी। ओके जी, यहाँ तक बात हो गई। और एक आखिरी बात देखें, शुरू में बता देनी चाहिए थी मुझे, 2 तरह की, आप कल मैंने आपको बताया था कि एक तो चेंजेस वो हैं जो स्कीमा पार्टीशन और
कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, ऐसा ही है ना। और एक चेंजेस हुए हैं जो डोमेन डाटा की, ठीक है, यही दो चेंजेस हैं ना। तो जो स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की हैं वो तो पूरे फॉरेस्ट लेवल पे रेप्लिकेट होती है, और जो डोमेन डाटा की हैं वो डोमेन लेवल पे। इसका मतलब है क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी में दो तरह की रेप्लिकेशन हो रही है। एक वो जिसमें सारे डीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसे रूल्स बनाती है जो चारों प्रोविंसेस पे अप्लाई होते हैं, ऐसा ही है ना। जैसे मुल्क में अगर इमरजेंसी लगा दी जाए तो वो चारों सूबों में इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोविंस लेवल पे होते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, जिस तरह गवर्नर राज लगा दिया पंजाब, डबल सवारी बंद कर दी। हाँ व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेस्ट लेवल पे रेप्लिकेट होती हैं। अब जो फॉरेस्ट लेवल पे चीज़ें रेप्लिकेट हो रही होंगी उसमें सारे डीसीज पार्टिसिपेट करेंगे ना, चाहे वो जिस मर्जी डोमेन में। लेकिन जो चीज़ें डोमेन लेवल पे रेप्लिकेट हो रही होंगी उसमें सिर्फ डोमेन के डीसीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हर डीसी पे दो तरह की चेंजेस आ रही हैं, एक वो जो फॉरेस्ट से आ रही है और एक वो जो डोमेन से आ रही है। तो फिर रेप्लिकेशन टोपोलॉजीज भी दो तरह की हो रही है। क्या ख्याल है? दो तरह की टोपोलॉजीज होगी ना, एक वो जिस पे स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो रही है और एक वो जिस पे डोमेन डाटा रेप्लिकेट हो रहा है। यार आप लोगों को पढ़ाई करने का शौक नहीं है, मैंने हिसाब लगाया है। आप लोग बाय यानी वो होता है ना अजाब समझ के पढ़ना, बोझ समझ के पढ़ना, वो हिसाब है। नहीं लेकिन पता क्या होता है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बोझ समझ के पढ़ रहे हैं ना तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे। बोझ समझ के पढ़ने से बेहतर है ना पढ़ें। सही बता रहा हूँ, बोझ समझ के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ा नहीं जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो काम करें जो कम से कम जॉब के लिए कैरियर का सिलेक्शन जो है ना, कैरियर का सिलेक्शन मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक भतीजा है, उसको बड़ी कोशिश की है कि वो, लेकिन अब एक बंदा नहीं काम कर सकता तो फिर बिला वजह उस पर फोर्स करने की। अब उसका मैथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो ये होता है ना, वालिदैन को शौक होता है बच्चा इंजीनियर बन जाए, उसको ज़बरदस्ती एडमिशन दिलवा दिया किसमें, FSC में, प्री इंजीनियरिंग। मैंने कहा आराम से इसको FA करवाएं, उसके बाद BCom करवाएं, ये नहीं कर सकते। लेकिन वो माँ बाप की ख्वाहिश थी नहीं ये बच्चा इंजीनियर बन जाए, ज़बरदस्ती FSC करवा, ठीक है। वो जनाब बड़ी कोशिश की, लेकिन आपको पता है मैथ अगर किसी को नहीं आता तो फिर उसे नहीं आता, ठीक है। तो वो पहले मैं अपनी एग्ज़ाम में बिजी था, तो मुझे कहता था कि यार तुम पढ़ाया करो। मैंने कहा जी मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं अपना बिजी, अब मैं बिजी, बिजनेस मेरी ख़त्म हो गई। तो फिर मुझे कहा गया कि पढ़ाएं, तो मैंने यही कहा कि जी एग्ज़ाम से निकाल तो ख्याल है उससे जो छोटा है वो अच्छा है पढ़ाई। मैंने कहा इसको बनाएं इंजीनियर, ये बन जाएगा। इसको इंजीनियर ना बनाएं आप, इसको आज़ाद कर दें, जो बन रहा है बनने दें। सही कहा। तो वो आराम से ठंड में और रोज़ फिल्में देख रहा है, पेपर करीब है, अगर इंजीनियर तो बनना ही ना, मौजें हैं। बेसिकली जाहिर है वो नहीं बन सकता, तो उसे क्यों बना रहा है? क्या वो डायरेक्टर बन जाए, उसको जो मर्जी का FSC कहता है चलो मेरी जितनी तैयारी है मैं इंजीनियर तो नहीं बनना, पास हो जाऊँगा मैं। उसके बाद वो BCom या कोई फील्ड जो उसके लिए उसके जहन से मैच करती होगी वो कर लेगा। लेकिन एक काम तो मैं इस जहन का मालिक हूँ कि अगर आप एक चीज़ नहीं कर सकते ना, ना करें। वो अगर आप MCSE नहीं कर सकते ना तो ना करें MCSE। लेकिन ये मैं बता दूँ अब नहीं, ये शुरू में डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। मैं ओरिएंटेशन में नहीं बताता, सबसे ज़्यादा बंदे ही मैं भगाता हूँ। और में सबसे ज़्यादा बंदे किस क्लास से भागते हैं? मेरी क्लास से, क्योंकि मैं डे 1 पे मेरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप पहले डिसाइड कर लें कि ये जो आप करने आए ये आपके लिए सही कोर्स है। अगर नहीं है सही तो ना करें, बिला वजह क्यों फिर पैसे ज़ाया करें। तो हर बंदा नहीं कर सकता कोई भी चीज़, ठीक है। तो अपना पैसा बर्बाद ना करें, यही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप देख लें। अगर तो आपको MCSE में मज़ा आ रहा है तो कह रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा तो लानत भेजें, कोई और काम करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे काम हैं। एक तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कमालिए से खद्दर ला के लाओ बेचें। 2 घड़ी बॉस की लगा ले, 2 घड़ी बॉस की लाए, बहुत सारे हैं। गन्ने का रस है, गन्ने की रॉ जो है, मशीन निकाले, मशीन लगा, फोटोकॉपी की मशीन निकाले, फोटोकॉपी की मशीन, जिस उसी में गन्ना अच्छे लेवल के काम भी बताओ, उसी में बिजनेस अपना बिजनेस स्टार्ट कर। नान चल, हर बंदा अपने जहन के मुताबिक MCSE करके लोधरा में जाके नान चने की रेडी, अंडा दाल चने, अयाज मजीद, तनवीर यूसुफ, शाह ज़ैद, साकिब बिन आयत, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद शकील,
सैयद बिलाल हुसैन, नेमतुल्लाह, नबील शहजाद, अदनान रज़ाक, वक़ास अशरार, तारिक मलिक, अब्दुल हसन, सलीम अनवार, नासिर अज़ीम, मोहम्मद तमीम, अहमद जब्बार, मोहम्मद इरफान, वो भी सबकी अटेंडेंस है। ओके जी, तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। बस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे आसान जो चीज़ पढ़ाई में है ना, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, देखें ना, आप लोग बिल्कुल फारग थे लेकिन ये फिर भी पढ़ना शुरू हो गए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप देख लेना, मेरे दोस्त मुझको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम किसी फील्ड में नहीं चल सकते थे इसलिए तुम इसमें आ गए, और सही कहते हैं। ये फैक्ट है कि आपको आईटी में और ये कॉमर्स की फील्ड में ज़्यादातर वो ना पढ़ने वाले लोग नजर आएंगे मेरे जैसे ना, जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं, इसमें फिर भी चल जाते हैं। तो इसमें पढ़ना आसान है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये याद कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता ना याद, आपने समझ लिया बस काफ़ी है। दैट्स इट। अगर आपको समझ में आ गई बात और आपके जहन में वो स्टोर हो गई है कि इस तरह, दैट्स इट। तो मेरा ख्याल है इसको करना आसान है। अगर आप इस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल है। आपने इंटर किस में किया? मैंने एफएससी की थी। मैं एक्चुअली ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं था ज़्यादा। मैथ मेरा बहुत अच्छा था, पर मैथ ही था। फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी। यानी हर वो जगह जहाँ पे बैठ के मेहनत वाला काम होता था ना, उससे मैं भागता था, जो याद करने वाला काम था। टेक्निकल हैंड था। हाँ, टेक्निकल जहन था। उसके बाद मैंने बीएससी की थी डबल मैथ फिजिक्स के साथ, उसमें भी इंग्लिश में मेरे 33 मार्क्स थे, फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल किए थे और मैथ्स ठीक था। उसके बाद फिर MIT था, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। तो वो यही यानी मैं हमेशा याद करने से भागता रहा हूँ, ठीक है। याद करने वाला काम जो है मुझसे नहीं है। तो अगर आप लोगों से याद करने वाला काम हो जाता फिर तो आप लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि डबल मैथ फिजिक्स के साथ पढ़ के BSc को इस फील्ड में क्यों आ गए? ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाता फिर? नहीं, और इस देखिए हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई BCS के अलावा तो कोई और ट्रैक है ही नहीं ना। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, मैंने BSc किया तो BSc ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो आप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये साइंटिफिक स्टडीज़ है। हाँ, अगर आपने यानी लाइक जर्नलिज्म है आपकी फील्ड या पॉलिटिकल साइंसेज है, फिर ये समझ में नहीं आता। कॉमर्स है आपकी फील्ड और होम इकोनॉमिक्स, हर बंदा अपनी फील्ड बता रहा है, तो फिर ये नहीं बनती। लेकिन अदरवाइज अगर आपने BSc किया है या BCS किया है तो फिर ये फील्ड बनती है, कोई ऐसा मसला नहीं। अब ज़ाहिर है BSc करके फिर आप और क्या करते हैं, लेक्चरशिप करते हैं, मास्टर्स करते हैं मैथमेटिक्स में, लेक्चरार बनते, खुद भी पागल हो जाते हैं लोग। बेहतर है ये आपके सामने, ये आपको बता रहा है कि 4 पार्टीशन है। देखिए इसके साथ तो हमारा ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन क्या लिखी हुई है, कॉन्फ़िगरेबल। पता क्या मतलब है इसका कि अगर देखो एक्टिव डायरेक्टरी की 4 पार्टीशन लिखते हैं, अगर आपने जो चेंजेस की हैं वो कौन सी पार्टीशन में हुई हैं, एप्लीकेशन पार्टीशन में, तो वो कहाँ जाएंगी? देखो ना ऊपर तो उसने बता दिया कि अगर स्कीमा में चेंज करोगे तो कहाँ जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे, डोमेन में चेंज करोगे, डोमेन। यहाँ ना फॉरेस्ट लिखा ना डोमेन, इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट लेवल पे हो और ये भी हो सकता है कि डोमेन, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेबल। आपके जहन में कोई एप्लीकेशन है जो अपना डाटा एप्लीकेशन पार्टीशन में रखती हो? जी हो गई पूरी MCS। ADS सर खुद कैसा अच्छा जवाब है। ADS अपना डाटा ADS में रखती है। कोई एप्लीकेशन बताएं जो अपनी चीज़ें ADS में रखती है और इसका आंसर आपको देना चाहिए। DNS, शाबाश। DNS में नहीं पढ़ा था हमने, इंटीग्रेटेड पार्टीशन। तो DNS का जो डाटा है वो इधर फॉल करेगा ना, इधर फॉल करेगा। तो इसके मुताबिक उसे आप डोमेन लेवल पे भी रेप्लिकेट करवा सकते हैं और फॉरेस्ट लेवल पे भी। तो यही मतलब है ना। तो हम जाते हैं DNS में, ये हम आ गए DNS में और हम गए DNS की प्रॉपर्टीज़ में, जोन की प्रॉपर्टीज़ में, रेप्लिकेशन चेंज पे क्लिक किया। देखो ये लाइन जो इस वक्त सेलेक्टेड है इसमें लिखा हुआ है टू ऑल DNS सर्वर इन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, और ऊपर वाली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टू ऑल DNS सर्वर इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो मेरे कंट्रोल में है ना, मैं चाहूँ तो फॉरेस्ट लेवल पे रेप्लिकेट हो सकता है, मैं चाहूँ तो डोमेन लेवल पे रेप्लिकेट हो सकता है। तो ठीक है, जबरदस्त हो गया।
तो ये बात तो समझ में आ गई। रह गई ये बातें, तो इन दो के लिए टोपोलॉजी बनती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने आपके पास 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। एक ग्रीन कलर की टोपोलॉजी नजर आ रही है जिसके साथ लिखा हुआ है डोमेन ए टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी है लाइट ब्लूइश सी, स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी। और ठीक है ना? मेरा आपसे सवाल है कि दोनों टोपोलॉजी सेम क्यों है? पुराने लोग खामोश रहे हैं, नए लोग जवाब दें। इस वक्त दोनों टोपोलॉजीज 100% सेम है। जी बताएं। क्वेश्चन ये है कि दोनों टोपोलॉजीज एक जैसी हैं, क्यों हैं एक जैसी? ये मेरा क्वेश्चन। सेम फॉरेस्ट सेम स्कीमा भी एक ही होगा। शायद कॉन्सेप्ट सही है, आंसर गलत है जी। एक ही डोमेन, एक ही डोमेन फॉरेस्ट। अगर पाकिस्तान में एक ही प्रोविंस हो, सोचें तो पाकिस्तान और प्रोविंस का साइज एक ही होगा ना। जिस तरह कुवैत है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं ना जिन जो कंट्री है और उसी को सिटी लगा के आप कह देते हैं कि वो उसका कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल का साइज और कंट्री का साइज बराबर होता है, ठीक है ना? तो बस यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इस फॉरेस्ट में 2 डोमेन्स हो जाएं जैसे कि ये केस है, तो फिर देखें टोपोलॉजीज डिफरेंट हो जाए। एक डोमेन ए टोपोलॉजी है, A1 A2 A3 A4। एक डोमेन बी टोपोलॉजी B1 B2 B3। ये जो क्या है, ये इस कलर को क्या कहते हैं? मजेंडा। शादीशुदा तो नहीं? सूट बेचता रहा सर। ये वाकई मजेंडा कलर है, सही। जवाब को क्या किसको? ये होता है, ये शादी के कपड़ों में ही होता है इस तरह का रंग। अदरवाइज गैर शादीशुदा बंदा इस तरह का कलर पहनना पसंद नहीं करता। अगर आप में से कोई पसंद करता है तो हमारा अच्छा। ये आपके सामने, क्योंकि डोमेन ए और डोमेन बी दोनों एक ही फॉरेस्ट में, इसलिए फॉरेस्ट की टोपोलॉजी में 7 के 7 DCs बीच में इन्वॉल्व है। बात क्लियर होती है? ज़बरदस्त होती है। ये टोपोलॉजी अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। देखने के लिए आप रन करेंगे रेप्लिकेशन मॉनिटर, और रेप्लिकेशन मॉनिटर में मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। ये आपके सामने, यहाँ राइट क्लिक करें, नज़र आ रहा है शो इंट्रा साइट कनेक्शंस और शो इंटर साइट। ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ से आप शो ब्रिज हेड भी कर सकते हैं। शो ब्रिज हेड इन दिस सर्वर साइड या इन द एंटरप्राइज। मैं कहता हूँ इन द एंटरप्राइज। ये दिखा रहा है एंटरप्राइज में 2 ब्रिज हेड हैं, लाहौर में PC1 और इस्लामाबाद में PC। समझ में आ गई बात? लें जी, रेप्लिकेशन का आर्टिकल ख़त्म और ग्रुप पॉलिसी शुरू। लाइट लग रहा है। एक चीज़ आपको नहीं बताई, याद आ रही है, प्रोसेस से रिलेटेड थी, ये भी नोट कर लें। ये जो टोपोलॉजी आपने देखी ना, ये टोपोलॉजी बनाना किसका काम था? KCC का, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर। ये एक बैकग्राउंड सर्विस है। बैकग्राउंड सर्विस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सर्विसेज में जाके देखेंगे तो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और KCC टोपोलॉजी जो है उसे जनरेट करती है। ये देखो, मैं यहाँ जाके कमांड देता हूँ rep_ACC, तो वो कहते हैं कंसिस्टेंसी चेक ऑन लोकल होस्ट सक्सेसफुल, यानी टोपोलॉजी आपकी कंसिस्टेंट स्टेट है। इसी तरह अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन मॉनिटर में अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जनरेट चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, तो देखें क्या कहता है, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर वाज सक्सेसफुली, ठीक है। KCC चेक करता है अगर कोई नया DC टोपोलॉजी में आता है या पुराना DC रिमूव होता है तो फॉरन टोपोलॉजी को अपडेट करेगा। और ये स्लाइड में इसने एक स्लाइड से समझाया भी है। कल क्लास कितने बजे? 6 बजे। शाबाश, भूलना नहीं। ये देखें, सारे DCs पे KCC चल रहा था,
एक डीसी नया है, जैसे ही नया डीसी आया टोपोलॉजी दोबारा से जनरेट, समझ में आ रही बात? और टोपोलॉजी में किस तरह के लिंक्स बनाता है? बाई डायरेक्शनल रिंग बनाता है, बाई डायरेक्शनल रिंग। नजर नहीं आ रहा है? दोनों तरफ जा रही है। ये लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। ज़ाहिर है नेटवर्क लिंक्स एडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेटवर्क लिंक्स तो राउटर पे बनाए, वो राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडीएस का कंसर्न नहीं है। एडीएस थोड़ी ये ट्रैकिंग करेगी, ये तो राउटर्स और स्विचेस का काम। ये बात रह गई थी, मैंने आपको बता दी। लें अब आ जाए ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। खत्म। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कहानी सुनाऊं पहले? कहानी सुनो। पॉलिसी किस लिए होती है इरफान? पॉलिसी जनरली मैं पूछ रहा हूँ पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है लाइक आप मेजर साहब से जाके कोई ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं, हमारी पॉलिसी में नहीं। पॉलिसी बेसिकली कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है जो किसी इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है। आप जब भी किसी इन्वायरमेंट में इन होते हैं तो कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पे अप्लाई होती हैं, ठीक है, और आपको उन फैसिलिटीज़ और उन रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखना। बात समझ में आती है ना? जैसे लाइक मैं अभी पेपर देने गया तो मेरा वीज़ा जो है वो 21 डेज़ का था। मुझे फैसिलिटी क्या मिली? फैसिलिटी ये मिली कि मैं उस टाइम में उस कंट्री में इन हो सकता था, यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में। रिस्ट्रिक्शन क्या अप्लाई थी? 21 डेज से पहले एग्जिट भी होना है। समझ में आ रही बात? ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही है। इसी तरह आप कॉर्पोरेट में आए तो आपको कुछ, आपने कहीं जॉब की, आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिली। क्या फैसिलिटी मिली? आपको ये फैसिलिटी मिली कि कंपनी आपको सैलरी देगी, ठीक है, आपको हाउस अलाउंस मिलेगा, ठीक है, से आपको मोबाइल का जो आपकी यूटिलाइजेशन है उसका बिल भी कंपनी पे करेगी। ये फैसिलिटीज़ हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या अप्लाई हो रही हैं? अगर आप सुबह 10 मिनट भी लेट हुए तो आपकी सैलरी में से 500 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है? ये रिस्ट्रिक्शन। तो किसी भी इन्वायरमेंट में, यानी ये अभी हम टेक्निकल बात कर ही नहीं रहे, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम वैसे बात कर रहे हैं। एक घर का एनवायरनमेंट होता है, उसकी वजह घर में भी रहते हुए कुछ आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन आपके अप्लाई होती हैं। सो विद IT एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? एक कंप्यूटर जैसे ही डोमेन ज्वाइन करता है कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती हैं। फैसिलिटीज़ क्या हैं? हो सकता है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि जितने भी डोमेन के यूज़र हैं वो उस कंप्यूटर पे लॉग ऑन हो सकते हैं। और क्या फैसिलिटी है? हो सकता है उस कंप्यूटर पे Office XP डोमेन की तरफ से इंस्टॉल हो जाए। ये पढ़ना है आप, ठीक है, हाउ टू पुश सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, इनमें पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? लेट्स से रन कमांड गायब हो जाती है, रन कमांड, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट सेट ऑफ सेटिंग्स हैं जिससे आप यूज़र पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उन फैसिलिटीज़ और रिस्ट्रिक्शंस को मिला के वो जो बंडल्ड कन्फिगरेशन है दैट इज़ योर ग्रुप पॉलिसी। और समझ में आ गई बात? बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। अब जनाब ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जाहिर है आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले को पता ही 2 चीज़ों का होना चाहिए। एक तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है और दूसरा फिजिकली वो कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है। यही 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले को ये पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो रनिंग फेस है जो हमारे सामने है, और बेसिकली ये रनिंग फेस हमारे सामने आ रहा है कुछ फाइल्स की वजह से जो बैक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स को चलाने के लिए ड्राइवर फाइल्स हैं, सर्विसेज को चलाने के लिए सर्विसेज की एग्जीक्यूटेबल्स हैं, ठीक है। तो एक होती है फिजिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग। अभी जो मैंने बात की है ये थी लॉजिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर में कि ग्रुप पॉलिसी पे फिजिकली है क्या। तो याद रखिएगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो फिजिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है।